कि जो सैनिक स्कूल है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो संजय गांधी अस्पताल है, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, ये भाजपा की सरकार ने तो बनाई नहीं है। सच बात है, सच है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं महंगाई है, आप ये बात मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में खूब संघर्ष है। फर्जी घोषणाएं होती है, चलिए फर्जी घोषणाएं होती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां आज क्या है। प्रदेश में जो हालात हैं वो आप खुद जान रहे हैं। इस मंच पर खड़े होकर कोई नेता आपको समझाता है, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद जान रहे हैं कि आज आपकी परिस्थितियां क्या है। आपने बार बार मामा जी को वोट दिया। जब आपकी समस्याएं खड़ी हुई, जब महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, किसान कर्ज में डूब रहे हैं, वो होते रहा, आप शिक्षा की सुविधाएं मांगते रहे, कुछ बना नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। जब ये सब बढ़ता चले गया और आपने पूछा कि भाई हमारे लिए कर क्या रहे हो, तो जहां तक मैं जानती हूं एक ही जवाब आपको मिलता रहा कि हम आपके मामा हैं, फिक्र मत करो, हम सब कुछ करते हैं। जवाब मिला कि नहीं? खड़ी खेती आपकी तबाह हो गई, हम आपके मामा हैं, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे। किसान को यूरिया नहीं मिला, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे, हम मामा हैं। 18 सालों से आप सुन रहे हैं कि हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम कर लेंगे। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है, धर्म की बातें उभारते हैं, अचानक धर्म के बारे में बात होने लगती है, जाति की बातें होने लगती हैं। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि आपकी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो विकास का कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप बार बार वोट दे जा रहे हैं, बार बार मामा जी आपको आश्वासन देते जा रहे हैं, 22,000 घोषणाएं कर डाले, आपने पूछा तक नहीं, आपने पूछा तक नहीं कि घोषणाओं का हुआ क्या। भाई रिश्ता कैसे बनता है? रिश्ता निभाने से बनता है, रिश्ता बगैर काम करने से नहीं बनता। आज मैं सभा में, हर सभा में जाती हूँ, मेरे से पहले इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा गूंजता है। क्यों? मोदी जी नाराज भी हो जाते हैं कि भाई कांग्रेस के नेता बार बार इंदिरा गांधी का नाम क्यों लेते हैं। मेरे भाषण में उन्होंने टिप्पणी भी की, क्यों लेते हैं आप ये नारा, क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो असली रिश्ता था, वो नेता और जनता के बीच खोखला रिश्ता नहीं था। उनको मामी जी, चाची जी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानते थे कि ये महिला जब आपके यहाँ आएगी, आपकी मुसीबतों के लिए लड़ेगी, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आप मजदूरी कर रहे हो, आपको पट्टा देगी। आपको मालूम था कि ये महिला जो आपके सामने कहेगी वो करके दिखाएगी, मालूम था कि नहीं। और आज उनके गुजर जाने के 40 साल बाद आप उनको इसलिए याद करते हैं, आपके मन में उनके लिए इसलिए श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम करके नहीं दिखाया, उन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए, इस धरती के लिए अपनी जान दे दी और पीछे नहीं हटी। ये होता है नेता और जनता के बीच का रिश्ता। ये होता है दिल में आदर, जो सिर्फ जनता के दिल में नेता के प्रति नहीं, लेकिन नेता के दिल में जनता के प्रति होता है। आज खूब पब्लिसिटी
चुनाव खत्म होता है, घोषणाएं भूली जाती है, काम कोई करता नहीं है। आज का नेता जान गया है कि जैसे ही वोट डालने का समय आता है, चुनाव का समय आता है, पब्लिक का ध्यान भटका दो, ऐसी बातें करो जिससे पब्लिक के जज्बात जुड़े हुए हैं, वोट बटोरो, सत्ता में आ जाओ, बाकी उसके बाद पब्लिक को भूल जाओ। ये आदत किसने डाली भाई नेताओं ने? मैंने तो नहीं डाली, आपने डाली? किसने डाली बताओ? किसने डाली? पब्लिक ने डाली है, आपने डाली है। बहुत बड़ी शिकायत है आपसे, आपने ये आदत डाल दी। पिछली सभा में मैं कह रही थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके पीछे पीछे जाती थी, अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था, तो उनके साथ चली जाती थी हर बार। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, प्रधानमंत्री घर पे आ रहा है, वहां से गांव में महिलाएं ऐसे उनको डांट रही हैं कि भैया तुम भैया हो हमारे, प्यार हम करते हैं तुमसे, ये सड़क हमने पिछले 6 महीने पहले आपसे कहा था इस सड़क को ठीक करो, अभी तक इस सड़क की मरम्मत नहीं करी है, हम वोट नहीं देंगे इस बार। ये देखा है मैंने, और मैंने ये भी देखा है कि वो प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर नाराज नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि मीडिया ये दिखाऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि चुप हो जाओ, मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हें जानती नहीं हो मैं कौन हूं, ये नहीं कहा। मुस्कुराए, कहा सही कह रही हो बहन, ये इसका ऑर्डर मैंने दे दिया है, अभी तक हुआ नहीं है, 6 महीने और दे दो, मैं करवा दूंगा। ये था असली रिश्ता जनता और नेताओं के बीच, जो खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि आप नेताओं को एहसास ही नहीं मिलाते कि यहाँ इतने बड़े मंच पर खड़ा करने वाला कौन है। आप एहसास ही नहीं दिलाते कि अगर वो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा तो आप उसको खदेड़ देंगे, उसकी सरकार हटा देंगे, बदल देंगे। बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं आप, या फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जब आप वोट दे रहे हैं, अपने जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके जज्बातों को नेता और जो राजनीतिक दल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना देखिए, लोकतंत्र में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने आए, झूठी घोषणाएं करे, 5 साल बीत गए, अपने आसन पे बैठे रहे, अपना महल बनाते रहे, अपने बच्चों को विदेश भेजते पढ़ाने के लिए, और आपके बारे में न सोचते। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा रिश्ता निभाने से बनता है, वरना मामा कंस मामा भी है। तो ये शिकायत है मेरी कि आप सबक नहीं सिखाते। बगल में छत्तीसगढ़ है, बगल में एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, बीच में आपके यहाँ भी भाजपा की सरकार है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने आपके बगल के प्रदेश में क्या क्या काम किए हैं, ताकि आप तुलना कर पाए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यहाँ शिक्षकों के पद खाली हैं, 7,000 से अधिक पाठशाला बंद हुए हैं इनके कार्यकाल में, बंद हुए हैं। वहां हमारी सरकार ने एक नए तरह का पाठशाला बनाया हर जिले में, जैसे नवोदय विद्यालय होता था उस तरह से प्रदेश सरकार ने बना दिया है, हर जिले में बनाया, और ये घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार 5 साल और आएगी तो जितने भी सरकारी पाठशाला हैं सबको अपग्रेड किया जाएगा, सब इंग्लिश मीडियम होंगे। और ये काम हुआ है, खोखली घोषणा नहीं है, क्योंकि हर जिले में इंग्लिश मीडियम की पाठशाला बनी है। मैं उन बच्चों से मिली हूँ, कितना गर्व होता है उनसे मिलकर। खड़े हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में, अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पे समस्या थी आवारा पशुओं की, यहाँ भी है मध्य प्रदेश में। आप ये शहरी इलाका है, शायद यहाँ कम है, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसान जूझ रहा है इस समस्या से सालों से।
उत्तर प्रदेश में मैंने मेरे ख्याल से 2017 से इस बात को उठाना शुरू किया। आज 2023 तक इस समस्या को हल करने का कोई काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने देखा कि बहुत बड़ी समस्या है। सबने सोचा कि किस तरह हल करेंगे। गौठान बनाए, ठीक है, गौठान तो सब जगह बनते हैं। मैंने यूपी में भी देखे, वहां गौ माता को रख लेते, छोड़ देते हैं, चारा नहीं होता, पानी नहीं होता, ऊपर धूप है, वहीं पड़ी रहती है बेचारी। छत्तीसगढ़ में गौठान ऐसे बनाए कि उन्होंने कहा इन गौठानों को हम इनको बनाएंगे इस तरह से कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसी से चलेगी, इसी से मजबूत बने। रोजगार वही दिलवा दिए महिलाओं को, स्वयं सेवा समूह से तरह तरह के काम करा दिए उधर। जो आवारा पशु है उसके बारे में ये घोषणा कर दी कि इसका जो गोबर है ये सरकार खरीदेगी। ये बात जब मैं यूपी में कहती थी लोग हंसते थे, कहते थे अरे ये बात कैसी बात करेगी। आज लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की ओर, कह रहे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने कहा हम गोबर खरीदेंगे प्रति किलो इतने में, तो जनता ने क्या किया, हम गोबर खरीदेंगे तो आवारा पशु रखना शुरू किया, उसकी देखभाल की, क्योंकि उससे कमाई शुरू हो गई। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो गौठानों में स्वयं सेवा समूह का काम करती है। मैंने पूछा बहन कितना कमा रही हो? 1 लाख रुपए, 6 लाख रुपए गौठान से। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरकार आई जिसने सोचा ये बड़ी समस्या है, इसको हल करना है, इसको इस तरह से हल करते हैं ताकि सब मजबूत हो। इससे क्या हो रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ने लग रहा है। किसानों की इतनी समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है जहां हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिससे किसान जूझ रहा है, परेशान है, खाद महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। उससे हमने प्रयास किया है कि किसानों को हम बचाएं। कैसे? सबसे पहले तो हमने उनका कर्ज माफ किया, फिर जो उनकी वन उपज थी, वन उपज के लिए भी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। मैंने यहाँ कहा कि हम 2600-2500 देना चाहते हैं गेहूं और धान के लिए। छत्तीसगढ़ में 2400 हम कितने समय से दे रहे हैं। मोदी जी की वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, उसमें 1200 से 1400 मिल रहे हैं। और मोदी जी आते हैं छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं कि भाई मैं भेज रहा हूँ धान के पैसे, तो फिर वाराणसी भेजिए ना, जहां आपकी सरकार है, वहां नहीं भेज रहे हैं। तो जो प्रदेश सरकार कर रही है उसका भी श्रेय चाहते हैं, और असलियत कुछ और है। लेकिन मेरा मतलब, ये सब कहने का मतलब क्या है, रोजगार छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। आज पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी कौन से प्रदेश में है? ये मेरे कहने से मत मानिए, आंकड़े देखिए, सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ क्या हालात है? पूरे देश भर में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है मोदी जी के सरकार की किए हुए काम है। प्रदेश में, आज के प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, बच्चे बेचारे पढ़ते हैं। आप लोग मेहनत करते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिन रात नौकरी करते हो, खेती में मजदूरी करते हो, जो भी करते हो, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आप प्राइवेट में ट्यूशन कराते हो, फीस भरते हो, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके। इतनी महंगाई के जमाने में पता चलता है कि परीक्षा में ही घोटाला हो गया। यूपी में कुछ ऐसे बच्चे थे, 26-27 साल के हो गए थे, इंतजार करते करते कहते दीदी 6 साल से इंतजार कर रही है, अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई। हम बार 2-3 बार हमने परीक्षा की, फिर छोड़ा कि तुम्हें कितनी बार करेंगे, नियुक्तियां एक न एक दिन तो आए जाएंगे, ठहर जाते हैं। ठहरते ठहरते उम्र बीत गई, रोजगार नहीं मिला। और वहां बगल में रोजगार इतने बढ़ रहे हैं कि जो पलायन करके चले गए वो कह रहे हैं कि हमें वापस आना है अपने प्रदेश में, कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे, रोजगार तो हमें वहीं मिल रहा है, यहाँ हम शहरों, बड़े बड़े शहरों में क्यों भटके। तो ये परिस्थितियां हैं। मतलब आपके सामने
3.5 सालों के कार्यकाल में 21 रोजगार देती है, 21 मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार सिर्फ 21 रोजगार देती है और फिर हिम्मत करते हैं इनके नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि दोबारा वोट दो हमें, फिर से हमारी सरकारों में क्यों लाओगे, क्यों लाओगे? इनको भी मालूम है कि काम पे तो वोट मिलना नहीं है। तो फिर शुरू हो गई धर्म की बातें, फिर आपने टूट फैला दी, कहीं लड़ाई झगड़ा करा दिया, कहीं कुछ और मुद्दा उठा दिया जिससे आपका ध्यान उस पर चले जाए। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, ये बता दो मुझे। आपके सामने सब कुछ है, सच्चाई है। 18 सालों से मेरी बहनों आपके लिए क्या किया है सरकार ने, क्या किया? हर रोज 17 बलात्कार होते हैं इस प्रदेश में। आप अभी तक सुरक्षित नहीं है। 18 सालों से तो लड़ी रही है, 18 सालों से संकटों का सामना कर रही है, 18 सालों से संघर्ष का जीवन है आपका। महिला का जीवन सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे की हो, कहीं की भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ये हमारा समाज ऐसा है। लेकिन जो गरीब महिला है उसके जीवन में इतना संघर्ष है, जिस दिन दिहाड़ी नहीं आती है तो वही भूखी सोती है। वो सारा काम करती है, खेती में भी काम करती है, घर आकर भी काम करती है, खाना पकाती है। जब तक परिवार का एक एक सदस्य खाना नहीं खाता तब तक खाती नहीं है, तब तक सोती नहीं है। कभी कभी खुद कुछ जुगाड़ करके, कुछ यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम करके तो कुछ कमा लेती है, वो भी रख लेती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि एक दिन पैसों की जरूरत होगी तो मैं बचा के रख लेती। संघर्ष का जीवन होता है। 18 सालों से जिस मामा जी ने वो संघर्ष का जीवन पहचाना नहीं, वो मामा जी 2 महीनों, चुनाव के 2 महीनों पहले क्यों पहचान गए? सच्चाई है बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए पहचान रहे हैं, आपके वोट के लिए पहचान रहे हैं। चुनाव आता है, घोषणाएं शुरू हो जाती है। महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है, कांग्रेस के प्रदेशों में देखो, ये जो आपको कह रहे हैं ना लाडली योजना, ये कर्नाटका में चल रही है। जब से, किस दिन से? जब से सरकार बनी, पहली मंत्रिमंडल की पहली बैठक, उसमें तय किया गया और पैसे शुरू होने लग गए, खाते में लग गए। ये इंतजार नहीं किया कि 4 साल 4.5 साल बीत जाएंगे, अगला चुनाव आने वाला है, उस समय बताएंगे हमने, उस समय शुरू करेंगे हम। ये इंतजार नहीं किया। महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं हमारे सब प्रदेशों में, मैं गिनवाना नहीं चाहती, आप खुद जानकारी लीजिए। जिसको आप जानते हैं, जो अन्य प्रदेश में रहता है, राजस्थान के किसी वासी से पूछो, भाई सच है कि तुम्हारा इलाज मुफ्त में हो रहा है? छत्तीसगढ़ की महिला से पूछो, सच है कि बहुत तरक्की हुई है महिलाओं की छत्तीसगढ़ में? मैं ऐसी सभा में जाती हूँ छत्तीसगढ़ में, तो ये पूरा सामने का हिस्सा महिलाओं से भरा होता है और सब खुश लगती हैं। किसान खुश है, वहां का खुश है क्योंकि उसको सहायता मिल रही है, उसे बचाया जा रहा है केंद्र की नीतियों से, उसके लिए ही राजनीति चल रही है। आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। मैं जानती हूँ कि जो भी पार्टी का नेता आता है वो यही कहता है, कि हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं कि हम भ्रष्ट है। मैं जानती हूँ, लेकिन सच्चाई को समझो। कितने घोटाले हुए हैं आपके प्रदेश में, आप जानते हैं। हर 2-4 दिन आप पढ़ते हैं इनके बारे में, चाहे परीक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे कुछ भी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो। और इस घोटाले का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से क्या होता है कि जनता देखते देखते, सुनते सुनते थक भी जाती है। कभी कभी मैंने सुना है लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, नेता है, खाने दो, चलो खाते रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी कर ले हमारे लिए तो इतना ही काफी है हमारे लिए। ये गलत बात है। समझो घोटाले का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि ये 1500, 1000,
20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी ने चोरी किया है। चोरी किससे किया है? किसके पैसे चोरी किए हैं? एक दूसरे से तो नहीं चोरी कर रहे हैं नेता, नहीं ना, किसी दूसरे राजनीतिक दल से भी नहीं चोरी कर रहे हैं। किससे चोरी कर रहे हैं? आपसे चोरी कर रहे हैं। सरकार का 1 रुपया नहीं होता, जनता का होता है। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज, 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च करवाए हैं और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है, वाह बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना दिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए, जब उस समय पता क्या था? कोविड था, कोरोना था, पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई चलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। 20,000 रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधा के लिए क्यों नहीं खर्चे? थोड़े दिनों बाद वहां काम शुरू हो गया दिल्ली में, पुरानी इमारतें तोड़ फोड़ दी, नई वाली बन रही थी, सड़कें बड़ी हो रही थी, कौन देख रहे थे, धूल उड़ रही थी। कुछ महीनों बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 काले कानून ला रहे थे जिससे किसानों की कमर टूट जाती है। किसान समझ गया ये बात, आंदोलन किया, सैकड़ों किसान शहीद हुए, सड़क पर निकले, बैठे रहे महीनों के लिए। आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, महीनों के लिए बैठे रहे, सर्दी थी बैठे रहे, पानी नहीं था बैठे रहे, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। उस समय मैं यूपी में काम करती थी, किसानों का गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, और सरकार कह रही है हमें इस बकाये के पास, हमारे पास पैसे नहीं है इस बकाये को देने के लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? फिजूल के खर्चे हो रहे हैं जिनसे किसान, गरीब, मिडिल क्लास का कोई मतलब नहीं है। कौन जाएगा उस संसद भवन में? सिर्फ वही 500 संसद सदस्य। आपने तो जाना नहीं है। यहाँ पे सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, शिक्षा नहीं हो रही है, तो किस लिए हो रही है सब खर्चे? किस लिए हो रहे हैं? कहा जाता है कि भाई हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश के मान सम्मान के लिए हो रहे हैं। G20 जैसा इवेंट कभी देश में नहीं हुआ है। बहुत बार हुए ऐसे बड़े बड़े इवेंट, बहुत बार हुए हैं, लेकिन ऐसा खर्चा कभी इस देश में नहीं हुआ।